आपके साथ मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है। चलिए जी, हमारा है 2008, हमारा टारगेट है 2008। अच्छा जी, अगर आप मेरे साथ जुड़ के काम करेंगे, अगर आप अभी, मैं पूरा एक रिवीजन प्लान दूंगा आपको। इंशाल्लाह आज रिवीजन प्लान बनाऊंगा और आप सबको दूंगा मैं किस तरतीब से काम करा रहा हूँ। अगर कोई भी क्लास स्किप होगी, मेरी तबीयत खराब हुई, कोई मैं क्लास नहीं ले सका, तो फिर उसकी कंपनसेटरी क्लास होगी और उसको बराबर किया जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड द ऑक्सीजन एटम इन मिथॉक्सी मीथेन। बेटा पहले नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है वाटर, ये है मिथॉक्सी मीथेन, ये है मिथॉक्सी, ये है मिथॉक्सी मीथेन। मैंने एक सर रिकॉर्डिंग की मेथनॉल है। है। जी बेटा, हाँ ये मिथॉक्सी, या आप मिथेनॉल कह रहे हैं, एक ही बात है। मिथेनॉल, मिथेनॉल, OCH3 मिथॉक्सी कहलाता है, ठीक है। तो मैंने एक अभी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, करिए, उसमें मैंने पूरे फंक्शनल ग्रुप बताए, मिथॉक्सी क्या होता है, विनाइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है, इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा आपको। अब मिथॉक्सी मीथेन के अंदर बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में होता है। 6। ग्रुप 6। 6। ग्रुप 6 में तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो भाई दो लोन पेयर आ गए इसके अंदर, 2 लोन पेयर्स। अब कह रहा है मिथॉक्सी मीथेन का एंगल बताओ, जब भी दो बॉन्ड पेयर हो। जी बोले, दोबारा बोले। 104.5। 104.5, शाबाश। जब भी दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर होंगे 104.5। अब आपको बताना है इनमें बॉन्डिंग को क्या होगी, ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, ये सबसे जबरदस्त सवाल है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, सीखेंगे। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है। जी जी। अच्छा, अब सर मेरी हो बात रही है। सुने। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कौन सा चारों में से है जिसके पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है। क्या, मेरी बात सुने गौर से, फोन ढूंढना है, फोन। अच्छा, ये चू जो होता है ना, चू, चू ऐसा होता है, OH ऐसा होता है, OCH3 ऐसा होता है। बताइए इन तीनों में से वो कौन सा ऑक्सीजन है जिस पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। इथेनॉल। OH। OH, इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है C। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब वो बताइए वो कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड है जिसमें फोन क्लब नहीं है। फोन क्लब नहीं है, आखिरी और। सबसे दो आखिरी वाला, अठाइल दो सबसे दो सर। सबसे आखिरी वाला। तो जिसके अंदर फोन क्लब नहीं होता, उसके अंदर वेंडरवॉल होती है, उसके अंदर टेम्पररी इंड्यूस डायपोल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये बी हो गया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। अच्छा, अब बताइए बाकी कौन से एलिमेंट है जिसमें फोन क्लब है और डायपोल कैंसिल नहीं हो रही है। इसमें फोन क्लब है, क्या डायपोल कहीं से कैंसिल हो रही है? नहीं। नहीं सर।
नहीं हो रही मेरे बच्चों, नहीं हो रही, नहीं हो रही, इसका मतलब है ये परमानेंट डाइपोल है। क्या मिथॉक्सी मीथेन में कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही, ये दोनों ऑक्सीजन को डोनेट कर रहे हैं, नहीं हो रही, ये भी ए हो गया। तो सर इसमें तो इथेनॉल भी नहीं हो रही। नहीं, इथेनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना, कहानी खत्म। अच्छा, तो भाई सबसे आसान तरीका ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकालो, फिर वेंडरवॉल निकालो, बाकी जो बचा वो परमानेंट डाइपोल। अब ये पूछ रहा है बताइए ये पानी में सॉल्युबल क्यों है, ये पूछ रहा है पानी में सॉल्युबल क्यों है, मिथेनॉल पानी में सॉल्युबल क्यों है, बताएं क्या रीजन होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, एग्जाम में पूरा लिखिएगा, एच नहीं लिखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कह रहा है बताइए डायग्राम दोनों के दरमियान, 3 नंबर का सवाल है, 1 नंबर इसका था, 3 नंबर इसका है। तो आपने बनाना है मिथेनॉल, क्या आ गया मिथेनॉल बेटा, आपने बनाना है पानी, अब आपने बनाने हैं लोन पेयर, अब आपने बनाने हैं 4 चार्जेस, 4 डेल्टा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब इन दोनों के दरमियान आपने दिखा देनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए जी, अब अगला है, when equal volume of ethoxyethane and water are mixed, shaken, and then allowed to stand, 2 layers are formed. Suggest why methoxyethane does not fully dissolve in water. बच्चों वाला सवाल है, आपको बताना चाहिए, बताएं। सवाल गौर से सुनिए, एक इथॉक्सीथेन लिया, पानी लिया, मिक्स किया, छेद किया, मिक्स नहीं हुआ, तो बताएं फुल्ली डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ? ओ भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा ना, लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। देखें, लिखेंगे water has hydrogen bonding, water has hydrogen bonding, और इथॉक्सी इथेन has permanent dipole dipole, ethoxy ethane does not form hydrogen bond with water molecule। सर एक बात बताएं जी बेटे, कि ये जो इथोक्सीन है इस पे ऑक्सीजन भी है, उसके पास लोन पेयर भी होगा, और जो अब पानी है उसके पास भी लोन पेयर है, उसके पास भी पॉजिटिव हाँ, है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच क्यों नहीं हो सकती? बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का डायरेक्टली अटैच होना जरूरी है। हमें एएस लेवल में ये बताते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन।
आप मेरी बात समझ रही हैं? तो फिर ये थोड़ा भी डिसॉल्व क्यों हुआ? मतलब मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ कि फिर ये थोड़ा डिसॉल्व क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायपोल डायपोल है। डायपोल वैसे वैसे सॉल्बिलिटी का ताल्लुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही होता है, ठीक है। सही से। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी सर। देखिए ये भी तो हो सकता है आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के दरमियान है, ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल आते हैं उसके साथ कुछ इंटरेक्शन हो गई हो, क्योंकि देखिए स्पेस तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में, तो मे भी पॉसिबल स्पेस में आ गए हो। सिर्फ सही सर। आपने ये लिखना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन इथॉक्सीथेन एंड वाटर मॉलिक्यूल। मेरे बच्चों अब ये सवाल आ गया है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। एक साइंटिस्ट गुजरा है मेंडलीफ, इसने पीरियोडिक टेबल में बड़ा काम किया है। उसने ये ग्राफ बताया था कि भाई 20 एलिमेंट्स का ग्राफ इस तरह से होता है। बताइए फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा मैंने क्या मिस्टेक की है। शाबाश, जल्दी से बता दें क्या क्या मिस्टेक की है, सही कराएं। सर एक सर पॉजिटिव F2 है और और सिंबल लगा रहे हैं गैसियस और पहले सबसे पहले इसमें मिस्टेक बताएं, क्या मिस्टेक है। सर गैशियस F2। हाँ, शेड सिंबल। एक ने कहा F2, एक ने कहा गैशियस, दोनों सही कर लिए। आप बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। गैसियस से पॉजिटिव। सर पॉजिटिव साइन और सिंबल लगा रहे हैं। बस और कोई मसला नहीं है इसमें। सर स्टेट सिंबल। सर उसमें भी गैसियस लिखना है। सर गैस इसमें भी होगा। गैशियस, इसमें भी गैशियस। वेरी गुड। चलो अगला सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ जनरल इंक्रीज हाइड्रोजन एनर्जीज फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। ये देखें ये इंक्रीज, बताएं क्या रीजन है। सर अक्रॉस द पीरियड शेल नंबर और शील्डिंग सेम रहती है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है सर तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने प्योरिटी टेबल खोलना होगा और चेक करिए क्या ये थर्ड पीरियड है। जी सर। ठीक है जी। 3 नंबर का सवाल है, आप और से देखिएगा। फ्रॉम सोडियम टू आर्गन प्रोटॉन नंबर increases, न्यूक्लियर चार्ज, एक ही बात है, increases, shell remain same, shielding remain same। दूसरा पॉइंट, shell remain same यानी थर्ड, shielding remain same। more energy is required to overcome energy of एटॉमिक साइज fraction। बेटा एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, और वैसे भी आपने लिख दिया शेल रिमेन सेम, साइज रिमेन सेम, शील्डिंग रिमेन सेम। शेल और साइज एक ही बात है, ठीक है, साइज सेम। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। अच्छा जी, अब मुझे बताएं क्या लिखूं लास्ट। More energy is required during the electric। आपने न्यूक्लियर अट्रैक्शन का जिक्र नहीं किया है, अच्छा हाँ। ठीक है। आप लिखेंगे एस प्रोटॉन इंक्रीजेस as proton increases, nuclear attraction
increases nuclear attraction, increases more energy is required to remove an electron. देखिए साइज कलर्स ना लिखें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्यों नहीं लिखा था एल पहला आपने साइज का कहा था ना, साइज इसने लिखा था अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, शेल तो सेम होता है, साइज डिक्रीज होता है जी सर। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चार्ज जो है ना न्यूक्लियस बढ़ जाता है तो साइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। तो चाहें तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लें कि ये ऊपर की लाइन नहीं लिखनी थी, फ्रॉम सोडियम टू प्रोटॉन नंबर, तो ये आ जाता आराम से। तो यहां लिख लें अक्रॉस द पीरियड वैलेंस शेल come closer to the nucleus। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, उसको हटा के लिखते तो आ जाता है। ये मैं ऑनलाइन उसमें कोलर नोट पे लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है, वैसे आप पेपर पे लिखेंगे तो आ जाएगा। चलिए एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम। बोले बीबी अम्मी नोब्स आ गया जी सर, वो 3s में 3p में है तो शील्डिंग ज्यादा है ना। होगा। अच्छा ये भी देखें नोब्स आ गया, सल्फर फास्फोरस सर स्पिन पर रिपल्जन। है ना, स्पिन पेयर रिपल्जन। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको रिवीजन कराता हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। ये देखें यहाँ आप लिखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p1, जबकि मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2। बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इसका आंसर लिखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम in 3p and 3s respectively। ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया। दूसरा लिखेंगे 3p is farther away from nucleus than 3s, than 3s। बताइए इसमें कितने इनर इलेक्ट्रॉन हैं? 12 और दूसरे वाले में पहले 10। पहले वाले में 12 इलेक्ट्रॉन है इनर, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है इनर। तो शील्डिंग किसमें ज्यादा हुई? एल्युमिनियम में। तो हम लिखेंगे एल्युमिनियम हैज more inner electron, more shielding।
असल में इसने खुद ही बता दिया था किसकी ज्यादा किसकी कम है, आपने सिर्फ रीजन देने थे, इसलिए आपको 3 नंबर इस तरह मिल जाएंगे। आयला, आपको मेरी बात समझ आई है बेटे? जी सर। अब आ जाइए नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस की। ये देखिए, ये सल्फर आ गया, ये आ गया फास्फोरस। सल्फर 16, फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p4, सॉरी 3p4। अगर आप p ऑर्बिटल बनाए तो 1 2 3 4 स्पिन पेयर्ड है, इसमें जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 3p3। अब इसका आंसर लिखेंगे, phosphorus has 3 unpaired यूं लिखें, phosphorus and sulfur have 3 unpaired and 1 paired and 2 unpaired electron in 3p respectively। पहला पॉइंट हो गया। अब आप लिखेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल। सेकंड पॉइंट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल known as spin pair repulsion। तो रीजन क्या हुआ? ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्शन सल्फर हैज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। सल्फर हैज स्पिन पेयर रिपल्शन, सल्फर हैज स्पिन पेयर रिपल्शन। चलिए जी, बात समझ आ रही है भाई? आयला, आपको बात समझ आई है बेटे? जी सर। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन है, आपको मेल्टिंग पॉइंट, शेल्टिंग पॉइंट बताना है और कंडक्टिविटी बतानी है। बताइए, सोडियम मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से हाई होगा, लो होगा? सर बोले। मैग्नीशियम से तो लो होगा ना। नहीं, मैग्नीशियम का तो इसने हाई दिया हुआ है। चले सवाल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाए। क्वेश्चन है, कंप्लीट द मेल्टिंग पॉइंट रो बाय यूजिंग ओनली द वर्ड हाई और लो। हाई और लो लगाना है आपने, सर ठीक हाई है? होगा, तो वैसे आया होगा। हाँ सोडियम का, वैसे है। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई लिखते हैं। अच्छा बताइए, सल्फर का क्या होगा? लो। लो। लो सर। सल्फर, सल्फर का लो होगा। फास्फोरस का लो। सिंपल मॉलिक्यूलर है, लो। लो होगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन जाइंट हाई मॉलिक्यूलर है, हाई। सर हाई होगा। हाई। एल्युमिनियम बताएं, मेटल है, सर हाई होगा, मेटल सर है। हाई होगा। हाई होगा। सोडियम का क्या होगा? लो ये कंडक्टिविटी हाई दोनों सर की मेटल है, हाई इसका हाई होगी। ही होगा। हाई होगा। जरा आप मुझे गूगल करके बता सकते हैं सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? सर 97.7। 97 डिग्री सेल्सियस। 97 डिग्री सेल्सियस करें आप।
और जरा मैग्नीशियम का बताइएगा। तो 650 डिग्री 650 सेल्सियस तो सोडियम का लो है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर तो वैसे हमें याद होना चाहिए क्या, नहीं, हमें मैं आपको कैसे अभी पता? बताता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। बताइए मैग्नीशियम का कितना कह रहे थे आप? 650 डिग्री सेल्सियस। दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई। 56? 650। 650 650? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सोडियम 97। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा कि ग्रुप 1 में जो सोडियम है ना, मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं था सोडियम, ठीक है? लेकिन सवाल इसने पूछ लिया है, उस 2008 में भी नहीं था। आप मुझे ये बताइए, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है? अभी आप लिखे अपने पास, अगर लिखना चाहें कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। बताइए इसमें कितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक। सर एक 1 होती। तो अच्छा मुझे बताइए, एटॉमिक रेडियस सोडियम का डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होगा ना इंक्रीज मतलब। होगा सर। इंक्रीज होगा। तो सोडियम का रेडियस सबसे कम है। बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ज्यादा सोडियम की कम है ना, या ज्यादा है? कम सर किस हिसाब से, अक्रॉस या डाउन? डाउन द ग्रुप। शाबाश, सही क्वेश्चन पूछा आपने। तो उस हिसाब से तो उसकी सबसे ज्यादा है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है? बताइए इसका लार्ज एटॉमिक रेडियस है कि नहीं है? नहीं है। इसका 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 एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड लार्ज है। जी। आप अक्रॉस द पीरियड बात कर रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इसकी? लो है सर। पॉजिटिव डोज। डिक्रीज्ड है। बताइए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस द पीरियड या वीक है? जी, मतलब अक्रॉस द पीरियड जो बढ़ता है तो इसी कम है। इसका कम है ना। फिर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी वीक है। ये 3 रीजन है लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम के, या यूं कह लें लो मेटालिक स्ट्रेंथ, लो मेटालिक स्ट्रेंथ। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज लो। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। तो याद रखिएगा पीरियड 3 में सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये लिख लीजिए, थ्योरी के अंदर लिख लीजिए, रीजन लिख लीजिए। पीरियड 3 आपके कोर्स का हिस्सा है। अगर पूछेगा व्हाई सोडियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आप ये 3 रीजन लिखेंगे। लार्ज एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, मैग्नीशियम की ज्यादा इसकी कम है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ। सर आपने करवाया तो था इसका ग्राफ पहले शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने कराया था। फिर भी मैंने रीजन नहीं लिखा है, मेरे ख्याल मुझे आधा याद पड़ रहा है, मैंने रीजन अभी लिखा दिया आपको, ठीक है? चलो बेटा बताओ कंडक्टिविटी। सर सोडियम की कोवेलेंट, मॉडरेट होगी। आई। नहीं सोडियम की हाई होगी। सर सर लेकिन अक्रॉस द पीरियड तो वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं, बढ़ते हैं, तो उस हिसाब वो से तो कह रहा हूँ। बढ़ते हैं, है तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ना उसके अंदर। मेटल तो है ना। अच्छा है तो सही एक, सही। है तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ना। मतलब इसमें भी हाई होंगे। मेटल में सब हाई होगी, ये भी हाई होगी। हाँ उसके एल्यूमिनियम का भी हाई होगा। सिलिकॉन बाकी मेटलॉइड है, सबकी लो होगी। ठीक है? तो ये मिडिल हो जाएगी, मिडिल। नहीं सर, हाई और लो लिखना है सर। मॉडरेट लिखा हुआ है, ऑप्शन है मॉडरेट, सर मॉडरेट लिखिए। हाँ मिडिल लिख दे, मिडिल, बिटवीन हाई एंड लो लिख दें।
बाकी सारे नॉन मेटल है, लो लो आ जाएगा। अगला सवाल है, when Mendeleev published his periodic table, the element helium, neon and argon were not included. बता सकते हैं इसका रीजन क्या है? फिर नोबल गैसेस होती है ना। सर नोबल कैसे डिस्कवर नहीं हुई होंगी उसमें? उस वक्त नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। यकीन मान ले, उस वक्त का कोर्स इस कोर्स में कोई फर्क नहीं है। यही सवाल अभी भी आ सकता है, मेरी बात पे यकीन करें। ये कब की बात है, ये देखें से ईयर लिखा होगा, सर 2008 है 1869। अच्छा 1869 की बात है। नोबेल गैसेस, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा बेटा एक मिनट है, एक मिनट बेटे, कहाँ से जाएंगे, यहाँ से गए स्क्रीन। सर नोबेल चलो मेरे गैसेस बच्चों, पता होना चाहिए कब डिस्कवर हुई। ये नोबेल गैसेस आई थिंक तकरीबन 90s के स्टार्ट में डिस्कवर हुई थी। शीज़ा गूगल करना कब डिस्कवर हुई थी। but not discovered in 1869. सर 1898 में। 1898। सर लेकिन ये हमें याद क्यों नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने नॉलेज के लिए आपसे पूछा था, ठीक है। 1898 कहा था ना मैंने, अर्ली 90s में हुई थी। चले क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब आपसे ये पूछ रहा है इसने, हाइड्रोकार्बन इनकी कंबशन बताइए। आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ NO is formed in internal combustion engine but not formed when a small sample of petrol is burned in an evaporating basin। बताइए NO कंबशन में क्यों, मैंने आपको बता चुका हूँ 50 दफा कि नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। सिर्फ दो जगह टूटता है, कार इंजन में और और लाइटनिंग आसमानों पे, है ना बेटा, दो जगह टूटता है। तो बताएं क्या लिखेंगे। गैसी फॉर्मेशन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी हाँ बेटा, कार इंजन प्रोवाइड हाई टेम्परेचर and give energy greater or equal to energy of activation। to break nitrogen triple bond, to break nitrogen triple bond। दो नंबर का सवाल है, एक ये लिख के नंबर मिलेगा और एक इसका मिलेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। चाहे तो इक्वेशन लिख ले, शायद नीचे इक्वेशन मांग ही ले। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO। आगे पूछा स्टेट 3 मोर पोल्यूटेंट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट आर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ अ कार इंजन। बोले कौन कौन सी गैसेस बनती हैं भाई। सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और बोले और SO2 आई थिंक। SO2 बनती है, और बोले
NO 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 बनती है, बिल्कुल सही है। What is active material present in the catalytic converter? बोले कौन सा एक्टिव Oxygen. मटेरियल है? PB Sir, RH बेटा कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बोला, कैटलिस्ट कैटलिस्ट। मैंने आपको कल लिखाया था प्लाटिनियम, पैलेडियम और एक और कौन सा बताया था कल? RH RH रोडियम। 3 कैटलिस्ट चाहिए आपको, 3 में से कोई सा एक। प्लाटिनियम सर एक्टिव मटेरियल का क्या मतलब होता है सर? एक्टिव मटेरियल वो होता है जिस पर रिएक्शन प्रोसीड होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, सर ये तीनों क्या है कैटलिस्ट? ये तीनों कैटलिस्ट है, प्लाटिनियम, पैलेडियम, रोडियम। कैटलाइटिक कन्वर्टर कल भी हमने किया था, यही सवाल आया था, आज भी क्या ये सवाल आया, प्लाटिनियम, पैलेडियम, रोडियम। अब ये कह रहे राइट वन बैलेंस इक्वेशन टू शो हाउ NO इज रिमूव्ड from the exhaust gases of a car engine by a catalytic converter. Write one balance equation to show how NO is removed from the exhaust gases of a car engine by a catalytic converter. तो भाई दो फसाद की जड़ है, एक NO और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ख्याल रखो ये दोनों ऊपर लिखे होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा इससे? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन है, यहाँ दो लगेगा। जैसे ही दो लगाए ऑक्सीजन खराब हो गए, तो फिर इधर भी सर टू NO2 नहीं लगाओ। बनेगा? क्या बेटा? NO2 नहीं बनेगा? नहीं, NO2 क्यों बनेगा? नाइट्रोजन गैस बनेगी ना। कैटलाइटिक कन्वर्टर, हाँ कैटलाइटिक ठीक है कन्वर्टर ठीक इसको चेंज कर रहा है। अब ये अच्छी गैसेस बन गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन गिवन है बेटे। आपसे कह रहा है केसी की एक्सप्रेशन लिखो। आपसे क्या कह रहा है? केसी की एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। NO square by Cl upon NOCl शाबाश बेटा। NO का स्क्वायर, फिर Cl2, फिर NOCl, फिर NOCl। फिर है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc एट ईच ऑफ द टेम्परेचर गिवन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc एट ईच ऑफ द टेम्परेचर गिवन। शीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। शीज, अब आप मेरी बात सुने। आप ना मुझे एक वर्ड पे ना एक फाइल बना के दें, ऊपर लिखे रिवीजन प्लान। सही है? और ओके सर। आप मुझे एक दिन छोड़ के डेट मैं खुद डाल दूंगा, ठीक है? आप डेट भी डाल दें, ठीक है? और मुझे एक दिन पास पेपर कराने दें, और उसके अगले दिन एक दिन टॉपिक कौन सा रिवीजन करना है, एक सीक्वेंस बना के दें मुझे आप, जो आपको मुश्किल सर, लग रहे हैं, फिजिकल और ठीक है? ऑर्गेनिक करवा देना। आपको मैंने पूरा फुल अथॉरिटी दी है, आप एक मुझे बना के दें पूरा रिवीजन प्लान, ठीक है? मैं उसी को फॉलो करके चलूंगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा मैं दूंगा आपको, ठीक है? जी सर। रमजान के बाद तो बस ना घड़ी होगी ना कुछ होगा, लंबी क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह। सर फिजिकल और ऑर्गेनिक करवा, कोई नहीं था। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? फिजिकल और ऑर्गेनिक करवा दें। फिजिकल भी करा दूंगा और इसमें भी करा दूंगा, जो आप कहेंगे वो करा दूंगा, ठीक है? एक ठीक रिवीजन है प्लान सर। देंगे। आप अगर आप चाहते हैं आप रिवीजन प्लान दे दें, आप भी मुझे वर्ड की फाइल में रिवीजन प्लान दे दें। वरना मैंने एक बंदे को कह दिया, वो पूरा रिवीजन प्लान दे देगा कि सर ये पूरा कोर्स आप इस तरह से पढ़ा दें। शीज, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर आपने बोला कि एक दिन पास पेपर और एक दिन अल्टरनेटिव डेज पे कोई भी एक टॉपिक रिवीजन के लिए। आप मुझे पूरा रिवीजन प्लान बना के दें टॉपिक का। आप टॉपिक नंबर 1 पहले ये रिवाइज कराएं, टॉपिक नंबर 2 पहले ये, दूसरा ये, टॉपिक नंबर 3 एक तरफ डेट,
एक तरफ टॉपिक हेडिंग डालें रिवीजन प्लान। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर, मैं समझ गया जी। बाकी सब हेडिंग शेडिंग मैं कर दूंगा उसके अंदर। सर ये कब आज से डेट मुझे, डालनी है, शुरू कब से करना है? मैं डेट खुद में डाल दूंगा, आप मुझे भेज दें बस। ओके सर। आफ्टर आफ्टर रमजान की डेट डाल दें, चलें। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, ओके। आफ्टर रमजान की डेट डाल दें और उसमें रिवीजन प्लान के टॉपिक डाल दें आप पूरे। चलिए, अगर आप में से किसी को सजेशन देनी होगी तो वो रिवीजन प्लान मुझे जैसे मिलेगा मैं आपको शेयर करूंगा। आप बताएंगे इस टॉपिक को ये चेंज कर दें, मैं कर दूंगा। चलें, केसी निकालना है 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, मैं आपसे पूछूंगा। ले लिया बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिए? 1 मिनट सर, बस 1 मिनट दे, मैं ले रहा हूँ। जी सर, ले लिया। चलिए बेटा, अब आप मुझे बताएं केसी एनओ की कंसंट्रेशन बताएं। सर 1.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3। सीएल की कंसंट्रेशन बताएं। 1.15 इंटू 10⁻²। -2। एनओसीएल की बताएं। 2.33 इंटू 10⁻³ डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे मुझे, ठीक है? अच्छा जी, अब अगला केस ही है 4.5 4.57। 515 ठीक है, इंटू 10 into पावर minus -3। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यूनिट आ जाएगी मोल पर डीएम क्यूब। चले अगला आ जाए, शीज बोले। ओके सर। सर 7.63 इंटू 10⁻³ ठीक है, अगला। और फिर 2.14 इंटू 10⁻⁴ ठीक है, और अगला। नीचे 3.68 इंटू 10⁻⁴। आइला आंसर। sir 0. Sir एक second 0.09 0.09। 119 0.09 ना, sir तो 9 199 0.99 9। इसके बाद अगला नंबर क्या है? 0.19956 तो 2 कर देते हैं, 10 की पावर -1। बेटा चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा है। मेरे बच्चों चेक कर लेना, यही आंसर आ रहे हैं। यार मेरी दूसरी क्लास भी है, प्लीज मुझे चेक करके बता दें प्लीज। सर यही आंसर आ 9.2 इंटू 10⁻⁻1 आंसर आ रहा है, ठीक है? चलें जी, इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सप्लेन योर आंसर। आप बताइए कि क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू बढ़ी कम हुई है? बढ़ी है। तो याद रखिएगा एंडोथर्मिक है। अगर केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर के, मैं 50 दफा करा चुका हूँ, ये एंडोथर्मिक की निशानी है।
और अगर Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हैं, तो ये एक्सोथर्मिक की निशानी है। तो आप लिखेंगे एंडोथर्मिक, बिकॉज Kc increases with increasing temperature। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो पूछा है द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज हाफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने बताना है इक्विलिब्रियम किस साइड पे जाएगा। बताइए कहाँ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे मोल ज्यादा है। ठीक है जी, तो आप इक्वेशन लिखेंगे इधर, या आपने एक इक्वेशन इधर लिख दी। अब आप बताएं प्रेशर हाफ, आधा डिक्रीज करने से मोर मोल की तरफ जाएगा, लेस मोल की तरफ जाएगा? मोर 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 मोल। मोर मोल्स की तरफ, वो तो प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एस प्रेशर डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम moves towards more mole site, यानी राइट हैंड साइड। अच्छा बताइए, अब ये कह रहा है इंट्रोड्यूस इनटू द कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंसंट्रेशन बढ़ा दी इसने NaCl और NO की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज, बिकॉज concentration of reactant NaCl and product NO both of each gas is introduced in the container at constant temperature. Both increase by same amount. चलिए फोर्थ क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। फोर्थ क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, आपसे कह रहा है इसके डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाइए। तो 2 कार्बन है 1 2, एक ब्रोमीन यहां लगा दीजिए, एक ब्रोमीन यहां लगा दीजिए। दूसरा ये है कि दोनों पे एक ही कार्बन पे ब्रोमीन लगा दें। ये इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला हो गया। नाम है पहले वाले का 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यह है 1,1 डाइब्रोमो इथेन। अब ये कह रहे हैं सिस ट्रांस बना के दिखाइए इसका। मेरे बच्चों ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, दोनों ब्रोमीन डायगोनल पे लगा दिए। इसने सिस का है, सिस गलत बना दिया। हाँ सिस गलत बना, मैंने देखा नहीं नीचे। ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन। अब इसी को कॉपी करके यहां उतारा,
इसको यहां से मूव करके इधर लेके गए, इसको मूव करके नीचे ले आए, ये ट्रांस बन गया। अब ये कह रहा है कि सिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C2H4Br2 स्टेट द रिएजेंट। बताइए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो आपने क्या डालना पड़ेगा? हाइड्रोजन। और निकल ठीक है, आपने क्या डालना पड़ेगा? निकेल कैटलिस्ट। और 150 डिग्री से क्या बेटा, दोबारा बोलना। 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएजेंट आ गया, ये कंडीशन आ गई है। तो इसकी इक्वेशन है C2H2Br2 प्लस H2 gives C2H4Br2। अब ये कह रहा है डी वुड बी फॉर्म, एक्सप्लेन योर आंसर। बताइए कौन सा बनेगा? डी 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 बनेगा या ई बनेगा? बोले। डी डी बनेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग पे बनना चाहिए, 1,2 डाइब्रोमो बनना चाहिए, 1,2 डाइब्रोमो। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर दोबारा समझाएं। देखें, आपसे कह रहा है, देखें आपको कह रहा है 2 हाइड्रोजन लगने हैं ना, 2 हाइड्रोजन। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका ये वाला स्ट्रक्चर होता, इससे ये देखिए ये वाला, अगर सिस से बना रहा है, सिस से, आप ये भी तो देखें सिस से बना रहा है, सिस से, तो दोनों अलग अलग है ना, सिस से 1,2 ही बनेगा ना। जी सर। तो इसका आंसर होगा आइसोमर फॉर्म इज 1,2 डाइब्रोमो ब्रोमोइथेन। इसका रीजन क्या होगा? वो पोजीशन हाँ बेटा, सिस आइसोमर हैज 2 bromine on each carbon atom of double bond, each carbon atom। सर 1 ब्रोमीन क्या बेटा? 1 ब्रोमीन ऑन ईच कार्बन सिस आइसोमर हैज 1 ब्रोमीन, सही बात है। ईच लिखा है आपने, 1 ब्रोमीन ऑन ईच कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। एक कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा है। अगर आप देखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा आपने प्लस हाइड्रोजन, डुप्लीकेट, डबल बॉन्ड हटाया, एक हाइड्रोजन ये लगाया, एक हाइड्रोजन ये लगाया, क्या बन गया ये? 1,2 डाइब्रोमो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इथेन डायोल रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। क्या बताइए, सिल्वर मिरर बनेगा? एल्डिहाइड है, बनेगा। बिल्कुल इसमें एल्डिहाइड है, तो ये सिल्वर मिरर देगा। चाहे तो ग्रे पीपीटी लिखें, चाहे तो आप इसके अंदर ब्लैक पीपीटी लिखें, दोनों सही है। सर एक लिखना होगा, दोनों लिखना? आप एग्जाम में एक लिखेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और करके भी लिख सकते हैं। अब देखें, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है बेटा, गौर से देखना। ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटाना है, इसकी ऑक्सीडेशन करके OH लगा देना है बेटा।
OH OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद अगला है कि सर तो ये इथेन डाई, स्ट्रक्चरल तो नहीं हुआ, क्या बेटा? ये स्ट्रक्चरल तो नहीं हुआ। अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर लें, अगर वैसा करना चाहें वैसे कर लें, क्योंकि उसने खुद ऐसे ही दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, CO2H करें और CO2H करना, ऐसा कर लें। सही। ठीक है जी। इथेन डायल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव कंपाउंड F। ठीक है जी। दोबारा देखें, साइनाइड का स्ट्रक्चर देखें कैसे बनेगा। अ, ये आ गया इसका स्ट्रक्चर बेटे। अब देखें क्या होगा। जब भी आप डालेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड मिट जाएगा। बेटा प्लीज ये देखिएगा कैसे होगा। ये OH बन जाएगा और इस पर साइनाइड लग जाएगा। ये चेंजिंग होगी। आप फिर मुझसे बोलेंगी सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चाहिए, तो लिहाजा मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखता हूं। ये रहा CHOH CHOH। इधर भी साइनाइड, इधर भी साइनाइड। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन। भाई याद रखिएगा, एल्डिहाइड का रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जब भी कार्बोनाइल का रिएक्शन हो। शीज, आपको मेरी बात समझ आ रही है? शीज कहाँ चले गए? अच्छा बहरहाल, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म व्हेन F इज हीटेड विद एन एक्वस मिनरल एसिड। ये देखें बेटा, साइनाइड में जब भी मिनरल एसिड डालते हैं कू बन जाता है, कू। जब भी साइनाइड में मिनरल एसिड डालते हैं बेटा, वो कू बन जाता है, कू। क्या होगा देखें। साइनाइड हटेगा, COOH COOH, कू बन गया। अब अगला है इथेन डायल। इथेन डायल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अच्छा जी। What is the chemical formula of the organic compound formed when ethane diol is heated under reflux with an excess of K2Cr2O7? कहाँ है इथेन डायल? ये रहा इथेन डायल। मेरे बच्चों, ये रहा इथेन डायल। बोले क्या इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एल्डिहाइड की? जी सर। क्या बनेगा? कू। कू बन जाएगा, बिल्कुल सही कहा। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड की जगह कू, कू बन जाएगा। अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, COOHU COOHU। बेटा आप कह रहे हैं रिडक्शन करते हैं इथेन डायोल की, इथेन डायल की। क्या डालेंगे रिएजेंट? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला तो उसके साथ ड्राई ईथर लिखेंगे। आप हाइड्रोजन निकल भी ले सकते हैं मेरे बच्चों। बताएं रिड्यूस करेंगे क्या बनेगा? CH2OH। अल्कोहल बन जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल। अगर आपने ये कहा है तो सही कहा है, अल्कोहल बन जाएगा।
आप चाहें तो ऐसा लिख दें, आप चाहें तो दूसरा तरीके से लिख दें, CH2 CH2 OH OH। चले अगला है व्हाट रिएजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। तीसरा है हाइड्रोजन निकेल। आपसे पूछ रहा है, ये दो रिएक्शन दे रहा है, आपसे पूछ रहा है बताओ ओवरऑल चेंज क्या है। सर ओवरऑल चेंज का क्या मतलब है? मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है। तो आप गौर से देखिए, ये यहाँ पे एल्डिहाइड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद when ethanol is reacted with NaOH and the product treated with mineral acid, third hydrogen, the reaction sequence take place। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना ऑक्सीडेशन है बेटे, ये ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है। तो बेटा ओवरऑल रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स। स्टेप 1 ऑक्सीडेशन, स्टेप 2 रिडक्शन। अब अगला इन आइसोमर ऑफ इथेन डायल exist which react with sodium metal to give hydrogen, suggest the displayed formula of the isomer। बेटा या तो अल्कोहल होगा एल्डिहाइड का, कौन सा आइसोमर हो सकता है बोले। बोलो मेरे बच्चों। आपको मेरी आवाज आ रही है। सर एल्डिहाइड का कीटोन है। सर कीटोन। कीटोन। दो कार्बन में कीटोन कैसे बनेगा यार। फिर कीटोन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? दो कार्बन पे कीटोन नहीं बन सकता। फिर क्या? तो इसका मतलब देखें, सोडियम के साथ का मतलब है OH है, तो एक OH इधर, एक OH इधर। अल्कोहल होगा सर कितने, इसका मतलब। हाँ अल्कोहल होगा, जब भी तो इसने के साथ कर रहा है। कितने कार्बन है आपके पास, C2H2O2 है ना, दो हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड आएगा। प्लस सोडियम ONA ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो मेरे बच्चों यहीं तक के रखेंगे, ठीक है। मैं इस फोल्डर में एक मुझे अटेंडेंस लेने देना, फोल्डर में मैं ये डाल दूंगा पूरा, ठीक है। सर क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। सर चले फोल्डर की मेरे लिंक बच्चों, भेजी भी है आपने? हाँ मैंने लिंक भेजी हुई, चेक कर लो, उसी के अंदर ही है, सर ओके सर। पास पास पेपर ग्रुप के अंदर ही है, ठीक है। नहीं मिले, ठीक है सर। नहीं मिले मुझे मुझे मैसेज करना, मैं इंडिविजुअल भेज दूंगा। चलो मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह।